गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम योगेश शर्मा और मैं यहाँ पर मनोविज्ञान विषय के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मनोविज्ञान जो है ज़्यादातर शिक्षक भर्ती की जितनी भी वैकेंसी आती है सब में इस विषय से संबंधित जो है मनोविज्ञान विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है शिक्षकों के लिए, क्योंकि जो मनोविज्ञान जो विषय है वो शिक्षा से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। क्योंकि एक शिक्षक जो है अपने छात्रों के बारे में जानने का प्रयास करता है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के तहत करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान सीधे ही आके जुड़ गया हो। इसके लिए अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने आकर अपने अपने मत दिए और जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान पर ज्यादातर कार्य जो है पाश्चात्य देशों में हुआ है। पाश्चात्य देशों के जो दार्शनिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पर कार्य किया। भारत में इसके संदर्भ में कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। तो हम यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का जो है जन परिचय करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए सबसे पहले जो है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए यूनान के एक प्रमुख दार्शनिक थे, फिलोसफर डेमोक्रिटस से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है प्रारंभ माना जाता है एक तरीके से। तो सबसे पहले जो यूनानी वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, पाश्चात्य देश के थे, ये यूनानी थे, डेमोक्रिटस जो है ये एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे और इन्होंने एक बात कही थी कि बालक जो है, बालक के भविष्य पर उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है। तो डेमोक्रिटस ने ये जो कहा था कि बालक के भविष्य पर उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही भी है कि बालक का जो भविष्य है उस बालक के भविष्य पर जो है परिवार का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बालक जो है वो अपने परिवार में रहकर अपने बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता से जो है दैनिक क्रियाएं अनुकरण करना, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसको जैसा डायरेक्शन मिलेगा वो उसी दिशा में अग्रसर होता जाएगा। यदि उसको गलत चीजें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो बालक उसी दिशा की ओर अग्रसर होता है। हम देखते हैं कि जो अपराधी जो माता पिता हैं उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो भी उसी अपराध की ओर आगे बढ़ते चले हुए आते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में सीख रहे हैं। परिवार में बालक को जैसे संस्कार दिए जाते हैं वो बालक उसी दिशा में चलता है और अपना भविष्य तय करता है। ये बात किसने कही थी? डेमोक्रिटस के बाद जो अगले आते हैं वो है सुकरात। ये मैं आपको क्रम से बता रहा हूं। सुकरात जो है इन्होंने संदेह विधि या प्रश्नोत्तर विधि दी थी। किसने? सुकरात ने। सुकरात ने संदेह विधि या प्रश्नोत्तर विधि दी थी। जैसा कि नाम से हमको दिख रहा है, संदेह मतलब लोगों में संशय पैदा करना। सुकरात क्या किया करते थे कि जहां पर 4-5 लोग इकट्ठा हैं वहां लोगों के बीच में जाते थे और लोगों से सवाल जवाब किया करते थे, लोगों से प्रश्न पूछते थे और प्रत्येक व्यक्ति का जो मत है किसी विषय के बारे में वो अलग अलग हो सकता है।
ये उसके सोचने के ऊपर, उसके विचारों पर निर्भर करता है। तो सुकरात जो है यही काम करते थे, लोगों के बीच में जाकर कोई किसी विषय पर प्रश्न पूछते थे और उस प्रश्न का जो है मत जानने का प्रयास करते थे, अर्थात लोगों में संशय उत्पन्न करने का भी कार्य करते थे। अचानक 4-5 लोगों के बीच में पहुंचकर यदि हम कोई एक क्वेश्चन कर देते हैं तो सभी लोग जो है उस विषय के संशय में आ जाते हैं और अपना मत प्रस्तुत करने लगते हैं। तो ये जो कार्य है किसने किया? सुकरात ने। प्रश्नोत्तर विधि जो है, आज प्रश्नोत्तर विधि भी एक प्रकार से इसका ही रूप है। संदेह विधि जो है, एक अध्यापक जो है कक्षा में वो छात्रों से प्रश्न पूछता है, छात्र उसका जवाब देता है, तो जैसे ही छात्र उसका जवाब देता है तो अध्यापक जो है उस छात्र के मन में संशय डालने की कोशिश करता है, क्या ये सही है? तो छात्र ये सोचता है कि हो सकता है ये मेरा आंसर जो है गलत भी हो, तो छात्र के मन में क्या हो जाता है? संशय। लेकिन जैसे ही दूसरे छात्र को खड़ा किया जाता है तो उससे यदि जवाब पूछा जाता है तो वो छात्र भी क्या होता है? संशय में होता है कि इसने गलत बता दिया, हो सकता है मेरा भी गलत हो। तो ये प्रश्नोत्तर विधि भी एक प्रकार का क्या है? संशय डालने का कार्य करती है, अर्थात संदेह विधि या प्रश्नोत्तर विधि किसके द्वारा दी गई थी? वो सुकरात ने दी थी। किसने दी थी? सुकरात ने। सुकरात के बाद जो अगले आते हैं वो है प्लेटो। प्लेटो जो है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, प्लेटो ने एक ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक। क्या? रिपब्लिक नामक एक ग्रंथ लिखा था। किसने? प्लेटो ने। इसमें शिक्षा की संरचना की बात की गई। किसकी? शिक्षा की संरचना की बात की गई। किसमें? प्लेटो के इस ग्रंथ में। आपको ये बात भी याद रखनी है कि एकेडमी जो स्थापित करने का जो काम है, एकेडमी की स्थापना जो की है वो प्लेटो के द्वारा ही की गई है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि शिक्षा पर जो है राज्यों का अधिकार होना चाहिए। ये बात किसके द्वारा कही गई है? प्लेटो के द्वारा। प्लेटो ने एक ग्रंथ दिया रिपब्लिक, और रिपब्लिक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो है शिक्षा की संरचना की बात की गई है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इन्होंने एकेडमी स्थापित करने का कार्य किया। एकेडमी सिस्टम आप जानते हो कि 2-3 घंटे जो है बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता है। विद्यालय प्रणाली जो है उससे बिल्कुल हटकर है एकेडमी प्रणाली जो है। इन्होंने एक लाइन लिखी है, उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा प्रणाली जो है, उस पर राज्यों का अधिकार होना आवश्यक है। ये बात सही भी है। यदि राज्यों का अधिकार शिक्षा पर नहीं होगा तो प्रत्येक राज्य जो है अपने यहाँ की जो जानकारी है वो पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, किसी दूसरे स्थान की या किसी दूसरे राज्य की जानकारी नहीं देना चाहेगा। अपने राज्य के इतिहास को तो बताना चाहेगा लेकिन दूसरे राज्य के इतिहास को बताना नहीं चाहेगा। यदि राज्य के अंडर में यदि शिक्षा है तो एक राज्य जो है वो किसी दूसरे राज्य के बारे में जानकारी बताएगा। आज की जो शिक्षा प्रणाली की हम बात करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर पाठ्यक्रम तय करते हैं और उसी पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि शिक्षा पर राज्यों का अधिकार नहीं होगा तो जो है सभी जगह जो है अपने लोकल जो नॉलेज है वो तो बच्चों को मिलेगी, लेकिन दूर की जो शिक्षा है, दूर के बारे में, किसी अन्य जगह के बारे में जो है लोगों को ज्ञान या छात्रों को ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये बात इनकी बहुत सही है कि शिक्षा पर जो है राज्यों का अधिकार होना चाहिए। प्लेटो के बाद जो अगले विचारक आते हैं वो है अरस्तु।
प्लेटो के बाद जो अगले विचारक आते हैं वो है अरस्तु। ये आपको याद रखना है कि प्लेटो जो है सुकरात के ही शिष्य हैं। इन्होंने अरस्तु जो है, अरस्तु का जो आगमन है वो 300 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। अरस्तु ने एक प्रमुख पुस्तक लिखी डी एनिमा। यह आपको याद रखना है, डी एनिमा पुस्तक लिखी और इन्होंने आत्मा या न्यूमा की शुद्धता की बात कही। किसने? अरस्तु ने। डी एनिमा पुस्तक के अंतर्गत जो है इन्होंने आत्मा व न्यूमा की शुद्धता की बात कही। किसने? अरस्तु ने। प्लेटो के बाद आए जस्ट। इसके बाद जो अगले आते हैं अरस्तु के बाद वो है कामेनियस। ये आपको क्रम से याद रखना है। कामेनियस जो है इन्होंने कामेनियस ने विद्यालय प्रणाली दी थी। विद्यालय प्रणाली के जो अंतर्गत है इन्होंने कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 4 घंटे की शिक्षा और बड़े बच्चों के लिए जो है कम से कम 6 घंटे की शिक्षा होना अनिवार्य है। इस विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत ही कामेनियस ने आधा घंटे का लंच ब्रेक भी बच्चों के लिए बताया है। अर्थात जो आज की विद्यालय प्रणाली का हिस्सा भी है, विद्यालय में आज भी बच्चों के लिए आधा घंटे का लंच ब्रेक होता है जिसमें बच्चे खाना वगैरह खाते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं और अपना जो है माइंड फ्रेश करते हैं। देन उसके बाद फिर क्लासेज होती हैं। तो ये कामेनियस की विद्यालय प्रणाली का हिस्सा है। जब कामेनियस आए थे तब विद्यालय प्रणाली में जो है केवल शिक्षक के पास ही पुस्तक होती थी, छात्रों के पास कोई पुस्तक नहीं होती थी। शिक्षक जो है अपने छात्र को पुस्तक से पढ़ाता था लेकिन छात्रों के पास कोई पुस्तक नहीं थी। कामेनियस ने देखा कि भाई छात्र जो है यहाँ पर पढ़ने के बाद जो है रिवीजन कैसे करेंगे घर जाकर, रिवाइज जो होता है। तो कामेनियस ने जो है व्यक्तिगत पुस्तकों की व्यवस्था भी की थी। किसकी? व्यक्तिगत पुस्तकों की व्यवस्था की जब बात आएगी तो वो कामेनियस के द्वारा की गई। आपको याद रखना है कि कामेनियस ने जो है विद्यालय प्रणाली दी थी। क्या? विद्यालय प्रणाली कामेनियस से जुड़ी हुई है जिसमें छोटे बच्चों के लिए 4 घंटे की शिक्षा और बड़े बच्चों के लिए जो है 6 घंटे की शिक्षा अनिवार्य रूप से बताई गई है, जिसमें आधा घंटे का लंच ब्रेक भी किसके अंतर्गत बताया गया है? कामेनियस की विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत। इनके टाइम में क्या था कि जो है शिक्षक जो है शिक्षक के पास पुस्तक होती थी लेकिन छात्रों के पास नहीं होती थी।
शिक्षक के पास पुस्तक होती थी, छात्रों के पास पुस्तक नहीं होती थी, तो व्यक्तिगत पुस्तकों की व्यवस्था जो है, व्यक्तिगत पुस्तकों की व्यवस्था व्यक्तिगत पुस्तकों की जो व्यवस्था है वो भी कामिनियस के द्वारा ही की गई है। वर्णमाला में जो है सचित्र वर्णमाला का विकास भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। क्या? सचित्र वर्णमाला जो है, सचित्र वर्णमाला का विकास भी किसी के द्वारा किया गया है? कामिनियस के द्वारा। तो आपको जो है कामिनियस के बारे में महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। विद्यालय प्रणाली कामिनियस के द्वारा दी गई थी, जिसमें छोटे बच्चों के लिए 4 घंटे की शिक्षा, बड़े बच्चों के लिए 6 घंटे की शिक्षा अनिवार्य रूप से थी। इसके बीच में जो है आधे घंटे का लंच ब्रेक भी बताया। और व्यक्तिगत पुस्तकों की जो व्यवस्था है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। व्यक्तिगत पुस्तकों की व्यवस्था है वो कॉमिनियस की विद्यालय प्रणाली का ही हिस्सा है। साथ ही साथ में याद रखना है कि सचित्र वर्णमाला की जो बात कही गई है, जो आज हम छोटे बच्चों की पुस्तकों में देखते हैं, वो सचित्र वर्णमाला की बात कामिनियस के द्वारा ही की गई है। कामिनियस के बाद जो अगले आते हैं वो है हमारे रूसो। रूसो जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है और एक प्रकृतिवादी विचारक हैं। इन्होंने सीधी सीधी बात है कामिनियस का खंडन किया है। रूसो, कामिनियस जी तो कह रहे थे कि भाई जो है शिक्षण की प्रणाली में, विद्यालय प्रणाली में जो है पुस्तकें आवश्यक हैं। रूसो जी आए और कह गए कि भाई प्रकृतिवादी विचारक हैं, पहले प्रकृतिवादी हैं, तो इन्होंने कह दिया कि बालक जो पुस्तकों से नहीं सीखता है वह प्रकृति से सीखता है। अर्थात इन्होंने क्या कहा, बालक पुस्तकों से नहीं प्रकृति से सीखता है। मैं नहीं कह रहा, ये रूसो कह के गए। बालक जो है पुस्तकों से नहीं सीखता है, वह प्रकृति से सीखता है। किससे? प्रकृति से। उधर कामिनियस जी क्या कह गए कि भाई रिवीजन के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए जो है पर्सनल किताब की आवश्यकता होती है। ये बात कामिनियस कह के गए, लेकिन रूसो ने कह दिया, प्रकृतिवादी विचारक हैं, कि भाई बालक पुस्तकों से नहीं सीखता है, वह प्रकृति से सीखता है। और इन्होंने कहा कि जो है प्रकृति हमें सब कुछ अच्छा देती है, लेकिन वातावरण उसे दूषित कर देता है। ये बात बिल्कुल सही भी है, हम ही लोग उसको दूषित करते हैं। तो इन्होंने कहा कि बालक जो है पुस्तकों से नहीं प्रकृति से सीखता है। प्रकृतिवादी विचारक थे, प्रकृति से सीखता है। प्रकृति हमें सब कुछ अच्छा देती है, लेकिन वातावरण उसे दूषित कर देता है। और उन्होंने एक प्रमुख कोटेशन दी थी, वो कोटेशन थी प्रकृति की ओर लौटें। यदि कहीं क्वेश्चन मिल जाए प्रकृति की ओर लौटें, ये जो कोटेशन है, ये जो वाक्य है, वो रूसो के द्वारा दिया गया है। या आपको याद रखना है। पहले प्रकृतिवादी विचारक यदि पूछा जाए तो वो रूसो ही है। ठीक है। इनके बाद रूसो के बाद जो, हाँ एक बात और है रूसो के बारे में, शिक्षा व मनोविज्ञान, शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली पहली पुस्तक वो कौन सी है? एमाइल। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली पुस्तक जो है वो है एमाइल। यहां पर एमाइल एक काल्पनिक बालक है। क्या?
काल्पनिक बालक है एमाइल। जो रूसो की कल्पना है, रूसो ने कल्पना में ही जो है मन ही मन में एक बालक का विचार किया और उस बालक के बारे में जो है सोचते रहते थे कि बालक ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता है, उसकी दैनिक क्रिया ये है। तो काल्पनिक बालक का एमाइल, और इसी एमाइल पर जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी जो शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। रूसो के बाद अगले जो विचारक हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी को जो है बाल अध्ययन का जनक कहा जाता है। क्या? बाल अध्ययन का यदि जनक पूछा जाए तो वो पेस्टोलॉजी है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कई बार वन लाइनर में पूछ लेता है कि बाल अध्ययन के जनक कौन है, और हम इसको भी गलत करके आ जाते हैं। पेस्टोलॉजी, बाल अध्ययन के जनक क्यों कहा इनको? क्योंकि उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किए। किसने? पेस्टोलॉजी ने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किए और एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम जो है बेबी बायोग्राफी। एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी, जो कि आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा दी गई है? पेस्टोलॉजी के द्वारा। तो बाल अध्ययन के जनक यदि पूछे जाएंगे तो पेस्टोलॉजी। बेबी बायोग्राफी जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सबसे पहले इन्होंने लिखी थी, इनके बाद आए थे प्रेयर, उन्होंने भी अपने पुत्र पर प्रयोग किए और कुछ बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। लेकिन पेस्टोलॉजी यदि है तो पेस्टोलॉजी उसका आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय जो पुत्र है उस पर क्या किए थे? प्रयोग। पेस्टोलॉजी के बाद अगले जो विचारक आते हैं, अगले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो है हार्वर्ड। हार्वर्ड जो है इन्होंने पंचपदीय प्रणाली दी थी। क्या? पंचपदीय प्रणाली, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना, उसके बाद जो है तुलना के बाद व्यवस्था, या इसको आप सामान्यीकरण कैसे कह सकते हो, और सामान्यीकरण या व्यवस्था के बाद जो है प्रयोग। ये इनके पंचपदीय प्रणाली का हिस्सा थे। पंचपदीय प्रणाली किसके द्वारा दी गई आपको याद रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। हो सकता है पद में से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। पंचपदीय प्रणाली जो उसके 5 हिस्से बता रहा हूं मैं आपको। पहला था प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था बोल सकते हैं, या सामान्यीकरण। और अगला है प्रयोग। ये हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली के 5 प्रमुख बिंदु हैं। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना है कि पंचपदीय प्रणाली जो किसके द्वारा दी गई है? हार्वर्ड के द्वारा दी गई है। धीरे धीरे शिक्षा मनोविज्ञान बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेट्स के द्वारा, और डेमोक्रेट्स से चलते चलते हम यहाँ पर हार्वर्ड तक आ गए। हार्वर्ड के बाद आए थे अगले फ्रोवेल। फ्रोवेल फ्रोवेल ने जो है किंडरगार्टन प्रणाली दी थी। किंडरगार्टन प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? फ्रोवेल।
किंडरगार्टन प्रणाली का मतलब है खेल का बगीचा। किंडरगार्टन का मतलब खेल का बगीचा, अर्थात बालक को जो है खेल खेल में सिखाने की बात इस प्रणाली के अंतर्गत की गई है। अगले आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये हर्बर्ट अलग है और हर्बर्ट स्पेंसर अलग है। इन्होंने शिक्षण सूत्र दिए। क्या शिक्षण सूत्र की बात आती है तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है। इन्होंने शिक्षण सूत्र दिए। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद जो है अगले आते हैं वो है मैडम मारिया मांटेसरी। क्या मैडम, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, मैडम मारिया मांटेसरी। मैडम मारिया मांटेसरी जो है इन्होंने मंदबुद्धि बालकों पर ज्यादातर प्रयोग किए थे। मंदबुद्धि बालकों पर प्रयोग कर रही थी ये, लेकिन इनको मंदबुद्धि बालकों पर प्रयोग करते करते याद आया कि और जो बालक हैं जो सामान्य हैं उनके लिए भी आगे कुछ काम किया जाए। तो इन्होंने मैडम मारिया जो मांटेसरी है इन्होंने लकड़ी के गुटकों की बात कही है कुछ, अर्थात बालक जो है लकड़ी के जो गुटके होते हैं लकड़ी से बने हुए, वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं। बालक उन्हीं के हिसाब से जो है उन पर कार्य करता है और वो वर्णमाला सीख जाता है। ऐसा कुछ इन्होंने क्या कहा है, किसने, मैडम मारिया मांटेसरी ने। नंबर कार्ड और चित्र कार्ड की बात की गई है। नंबर कार्ड जो है गणितीय क्रिया सिखाने में सहायक होता है और चित्र कार्ड जो है बालक को वर्णमाला सिखाने में सहायक होता है। अर्थात आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चों की जो किताबें हैं उनमें ए लिखा हुआ है तो उस ए के बगल साइड में जो है अनार का चित्र बना हुआ होता है, तो बालक ए को अनार से रिलेट करता है। जब भी उसे अनार देखेगा तो वो ए बोलने की कोशिश करता है। तो ये जो क्रिया है ये मैडम मारिया मांटेसरी ने बताई है, ये सही भी है। बच्चे किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी चीज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे को यदि आप कुत्ता दिखाओगे तो वो बिल्ली को देखकर भी उसको कुत्ते से मिलान करना चाहेगा, होता है, क्योंकि कुत्ते के भी चार पैर हैं, बिल्ली के भी चार पैर हैं। गाय को आप दिखा दोगे एक बार कि ये गाय बड़ी होती है, ऐसे रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, अब उसको सफेद रंग से कोई भी रिलेटेड जानवर जो दिखाई देगा तो उसको गाय से कनेक्ट करना चाहेगा। तो ये चीज होती है। तो ये कुछ सही भी है बच्चों के सिखाने में। तो मैडम मारिया मांटेसरी का जो है योगदान भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो लकड़ी के जो गुटके हैं, गुटके की जो बात है वो किसके द्वारा की गई है, मैडम मारिया मांटेसरी। चित्रकार और नंबर कार्ड की जो बात है वो भी मैडम मारिया मांटेसरी के द्वारा की गई, ये आपको याद रखना है। मैडम मारिया मांटेसरी के बाद जो है अगले विचारक आते हैं जॉन डीवी, जो कि 18वीं शताब्दी के समथिंग है। जॉन डीवी, जॉन डीवी, जॉन डीवी जो है इन्होंने अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। किसने, जॉन डीवी ने। अमेरिका के शिकागो में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की यदि बात आएगी तो किसके द्वारा
खोली गई जॉन डीवी के द्वारा, और इन्होंने शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा की बात की। क्या? शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा। शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा की बात किसके द्वारा की गई है? जॉन डीवी के द्वारा। अर्थात शिक्षण जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का ही मेन रोल होता है। लेकिन शिक्षक जो क्रियाएं करता है वो शिक्षार्थी के अनुसार ही करेगा। जैसा शिक्षार्थी है, जैसा छात्र है, उसको जैसे सिखाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक बालक क्या है? विशिष्ट है। उसके सीखने की जो क्षमता है वो भी अलग है। प्रत्येक बालक को जो है अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो पाठ्यक्रम जो है एक सेतु का कार्य करता है, जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? पाठ्यक्रम। यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक क्या शिक्षार्थी को पढ़ा पाएगा? तो पाठ्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक जो है एक रूपरेखा तैयार करता है, किसको? शिक्षार्थी या छात्र को पढ़ाने के लिए। तो शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षा है उसकी बात जॉन डीवी के द्वारा की गई है। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों शिक्षा के महत्वपूर्ण ध्रुव हैं। तीनों में से यदि कोई एक भी नहीं है तो शिक्षण की प्रक्रिया जो अधूरी रह जाती है। यदि पाठ्यक्रम नहीं है तो शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाएगा? छात्र नहीं है तो शिक्षक किसको पढ़ा पाएगा? और यदि शिक्षक नहीं है तो छात्र को पाठ्यक्रम समझने में कठिनाई महसूस होती है। लेकिन केंद्र बिंदु यदि जब पूछा जाए तो वो शिक्षार्थी ही है। कौन है? शिक्षार्थी। ये बात किसने कही है? जॉन डीवी ने। यदि आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां खोली गई, तो वो अमेरिका के शिकागो में। किसके द्वारा खोली गई? जॉन डीवी के द्वारा। और जॉन डीवी ने जो है शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु माना है। अगली इस कड़ी में जो हम जोड़ते हैं जॉन डीवी के बाद, वो अगले हैं विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स। नाम तो सुना ही होगा आपने, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 19वीं शताब्दी से आप इनको रिलेट कर सकते हो। दर्शन शास्त्र से जो है मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने ही दर्शन शास्त्र से जो है मनोविज्ञान को क्या किया? अलग। अर्थात आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं, क्या? ये बात आपको याद रखनी है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक यदि पूछे जाएंगे तो वो कौन है? विलियम जेम्स। शिक्षा की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? शिक्षा की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई? ये आपको याद रखना है। और विलियम जेम्स ने जो है दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने जो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया और आधुनिक मनोविज्ञान को बनाया, तो इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाएंगे? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स के बाद जो अगले आते हैं वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम एजुकेशन
साइकोलॉजी। क्या? एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा। और एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई। और आपको याद रखना है कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं? थॉर्नडाइक, जिसमें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में पढ़ा जाएगा। और थॉर्नडाइक के बाद जो है 1920 में ये जो है एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है सन 1903 के में दी गई। और अधिगम की जो सिद्धांत है वो 1930 में दी गए, 1913 में। और 1920 आते आते जो है मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से उदय हुआ। क्या? 1920 से आते आते मनोविज्ञान जो है पूर्ण रूप से क्या हुआ? स्पष्ट रूप से मनोविज्ञान का जो उदय जो माना जाता है वो 1920 माना जाता है। तो डेमोक्रिटस से प्रारंभ होकर मनोविज्ञान सुकरात के बाद, सुकरात के से प्लेटो, और प्लेटो के बाद जो है कौन आए थे? अरस्तु के बाद आए थे कामिनियस, जिन्होंने विद्यालय प्रणाली दी थी। और कामिनियस के बाद जो आए थे वो कौन थे? रूसो, एक प्रकृतिवादी विचारक जो कि प्रकृति से सबकी सारी चीजों को प्रकृति से रिलेट करते हैं, प्रकृतिवादी विचारक हैं। क्या कह दिया कि पुस्तकों से नहीं सीखता बालक, किससे सीखता है? प्रकृति से सीखता है। प्रकृति की और लौटे प्रमुख कोटेशन है, ये इनको याद रखनी है। और एमाइल जो इनकी पुस्तक है, जिसमें एमाइल क्या है? एक काल्पनिक बालक। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले आते हैं रूसो के बाद जो है पेस्टोलॉजी, बाल अध्ययन के जनक कहा जाता है इनको। पेस्टोलॉजी को बाल अध्ययन के जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद जो है पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। ये आपको याद रखना है। पेस्टोलॉजी के बाद अगले आते हैं हर्बर्ट फ्रोवेल की किंडरगार्टन प्रणाली। देन इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर। फिर इनके बाद जो है मैडम मारिया मॉन्टेसरी, जो कि लकड़ी के टुकड़ों के से वर्णमाला सीखने, चित्रकार, नंबर कार्ड के बारे में बात करती हैं। और मैडम मारिया मॉन्टेसरी के बाद जो है अगले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, अगले जो विचारक आते हैं जो है वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने जो बात कही है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की बात कही है। और जॉन डीवी जो है इन्होंने अमेरिका के शिकागो में जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला खोली थी। ये आपको याद रखना है। जॉन डीवी के बाद जो अगले आते हैं वो है विलियम जेम्स, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। विलियम जेम्स के बाद जो अगले आते हैं वो थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। और एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक 1903 में लिखी गई। 1930 में अधिगम के सिद्धांत दिए गए, जिसमें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट जो है 1920, जिसमें मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से उदय हुआ। ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी थी, जो कि हमें याद रखनी है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके इतिहास को जानना आवश्यक होता है। इसलिए आज हमने यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का जो है इंट्रोडक्शन कराया आप लोगों से। इसकी जो है अगली क्लास जो है हम पढ़ेंगे, उसमें हम बाल विकास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।